स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल में। पिछले वीडियो में हमने आपको शेयर किए हुए थे रियल नंबर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आज भी हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो को अच्छे से आप लोग देखिए, समझिए और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोग लेकर के उसको जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से बनने लगेगा और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के लिए। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप पिछले वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख के इसका बेनिफिट ले पाए। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये फैक्टर ट्री है, इसको कंप्लीट करना आपको। तो फैक्टर ट्री को कंप्लीट करने का तरीका ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई नंबर होगा x का प्राइम फैक्टराइज किया गया जो कि आपका 3 और 195 आ गया। क्लियर है? देन आफ्टर x को क्या किया आपने फैक्टराइज किया हुआ है। फैक्टराइज करने क्या है आपका 3 और 195, फिर 195 को भी फैक्टराइज किया गया तो कितना आपका आ गया 3 और y को भी फैक्टराइज किया गया तो कितना आपका आ गया 5 और 30। क्लियर है? अब इस ट्री को हम लोग कैसे फिल करेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे? आप देख सकते हैं y क्या है, y को फैक्टराइज करने पे 13 और 5 आया, राइट? तो मतलब 13 का 5 पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y आएगा आपका। क्लियर है? तो 13 का 5 पे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आपका आ जाता है 13 मल्टीप्लाई 5 65। तो y की वैल्यू क्या आपका हो जाता है 65। क्लियर? अब 65 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15 3 6 जा 18 190 ये आपका आ गया। क्लियर है? और आपसे पूछा जा रहा है इस x की वैल्यू, तो क्या करेंगे 3 का 195 में मल्टीप्लाई करने पे क्या आपका आ जाएगा x। तो x की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाती है 3 मल्टीप्लाई 195। तो ये आपका आ जाता है 3 5 जा 15 3 9 जा 18 3 9 जा 27 3 9 जा 3 5 जा 15 3 9 जा 27 और 1 आपका हो जाता है 28 3 1 जा 3 3 2 5। ये आपका आ जाता है 585। तो x की जो वैल्यू निकल के आती है वो आपकी आती है 585। तो ये आपका फैक्टर जो ट्री है इसको आपने कंप्लीट किया। कैसे कंप्लीट किया? जस्ट आपने मल्टीप्लाई करके। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये बोर्ड एग्जाम आपका 2014 में पूछा गया हुआ है, ये 2014 में पूछा गया है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोग लेकर उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 175 एज देयर एलसीएम, गिव रीजन। और ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम 2017 में। क्लियर है? मतलब आपसे ये पूछा गया कोई दो नंबर है जिनका एचसीएफ कितना है 15 और एलसीएम कितना आपका आ रहा है 175। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो उसका रीजन बताइए कि कैसे आप बोल सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं कि दो नंबर का एचसीएफ आपका 15 हो सकता है और उन्हीं दो नंबर का एलसीएम आपका 175 हो सकता है। इसको हमें क्लैरिफाई करना है, यस सर नो। अगर होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। क्लियर है? चलिए इसको समझने के लिए हम लोग छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास दो नंबर है, हमने दो नंबर लिया। सपोज एक नंबर ए है जो 15 है, क्लियर, और दूसरा नंबर बी है जो कि है आपका 25। अब हम देखते हैं कि इनका एचसीएफ और एलसीएम क्या आता है। क्लियर है? तो हम बात करते हैं पहले एचसीएफ के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो ए को हम क्या बोल सकते हैं 15 को 3 मल्टीप्लाई 5, राइट? ये क्या आपको 15 को आपने फैक्टराइज कर दिया। क्लियर है? देन हम बात करते हैं बी के लिए। बी आपका है 25 को जब फैक्टराइज करेंगे तो आपका रहता है 5 into 5। ये प्राइम फैक्टर्स आपके हैं ए और बी। आई बात समझ में?
अब हम बात करते हैं एचसीएफ के लिए। एचसीएफ की अगर बात करते हैं तो एचसीएफ क्या होता है आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में जो कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट। 3 यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो आपने क्या किया? 5 आपका कॉमन आ गया। दिस इज द एचसीएफ, राइट। अगर हम बात करते हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए इसमें क्या करते हैं, जो कॉमन है वो तो लेते ही लेते हैं, साथ में जो कॉमन नहीं है उनको भी हम लेके क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई बात समझ में? जैसे आपने देखा यहाँ 5 तो कॉमन है बट ये 3 नहीं है, तो 3 को हम लेंगे, और 5 तो कॉमन ऑलरेडी है, और ये 5 आपका कॉमन नहीं, इसको भी हम ले लेते हैं यहाँ से। आई बात समझ में? इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, ये क्या है आपका? एलसीएम आ गया, राइट। एचसीएफ कितना आपका है? 5, और एलसीएम क्या है? 75। ये तो हमने एक एग्जांपल लिया। चलिए एक एग्जांपल हम लोग और यहाँ लेते हैं। सपोज ए की जो वैल्यू आपने 15 लिया था, इसको हम लेते हैं 12, और बी को हमने ले लिया सपोज 30। क्लियर? अब हम इसका भी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो ए को हम प्राइम फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं? 2 × 3, और b है आपका कितना? 30। तो 30 को अगर हमें प्राइम फैक्टराइज करना हुआ तो कितना आपका आ जाएगा? 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, राइट। अब इसका भी हम लोग क्या करते हैं? एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। हमने पहले बात किया एचसीएफ की। एचसीएफ जो कॉमन है, यहाँ पे आपका 2 कॉमन है, आपने 2 ले लिया, 3 भी कॉमन है, आपने 3 भी ले लिया, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना आपका आ गया? 6। आई बात समझ में? इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, 2 एग्जांपल, इसको हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि एलसीएम होगा या नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। एलसीएम की बात करते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वही चीज जो कॉमन तो लेना ही लेना है, साथ में जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लोग कॉपी करते हैं। जैसे ये 2 आपका नहीं था, तो आपने 2 भी ले लिया, ये 2 आपका ऑलरेडी ये लिया आपने, ये 3 आपका कॉमन ये भी ले लिया आपने, बट ये 5 नहीं है, इसको भी आपने लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे। आई बात समझ में? देखिए ये 2 कॉमन नहीं था, ये 2 कॉमन था, ये 3 भी कॉमन है, और ये 5 कॉमन नहीं है, इसको भी आपने लेके इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आपका आ जाएगा? 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, इसका एलसीएम 60 आ गया, राइट। और एचसीएफ कितना था आपका? 6। यहाँ पे एचसीएफ कितना आपका है? 5, और यहाँ पे एलसीएम कितना आपका है? 75। तो क्या ये चेक कर सकते हैं जो एचसीएफ और एलसीएम का एक फैक्टर है, मतलब अगर एचसीएफ से एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड होता है, 6 का डिवाइड 16 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 10। और यहाँ पे एचसीएफ क्या है? एलसीएम का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि एचसीएफ से जब आप यहाँ पे एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा, जो कि आपका आएगा 25, और सॉरी 5 × 15, 5 × 5, 5 5 जा 25, राइट। मतलब एलसीएम जो है, LCM is divisible by HCF। सेम लाइक यहाँ पे भी बोल सकते हैं LCM is divisible by HCF। क्लियर है? आई बात समझ में? तो आप जब भी कोई 2 नंबर लेंगे उसका आप HCF फाइंड करेंगे या LCM फाइंड करते हैं, HCF और LCM फाइंड करने के बाद चेक करते हैं, तो LCM जो होता है, HCF जो होता है, LCM का क्या होता है? एक फैक्टर होता है। क्लियर है? अब आप चेक कीजिए यहाँ पे, क्या 15175 का फैक्टर है या नहीं है? अगर फैक्टर है तो ये कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर जो है एचसीएफ और एलसीएम गिवन 2 नंबर से क्या आपके हैं? एलसीएम और एचसीएफ हैं। चल देखते हैं। 175 में आपको डिवाइड करना है किसका? 15 का। डिवाइड कर लीजिए, 5 3 या 15, 5 3 या 15, 2 5 5 या 25। क्लियर है? 5 3 या 15, 2 रिमाइंडर 5 5 या 25। कितना आपका आ गया? 35/3। क्या 35 3 के टेबल में आएगा? कभी नहीं आएगा। 35 3 टेबल में नहीं आएगा। मतलब आप क्या कहेंगे कि HCF is not the factor of LCM। HCF is not a factor of LCM। HCF is not a factor of LCM। Clear? So
is not the HCF and LCM of the any two given numbers। आई बात समझ में? तो आपने क्या किया कि LCM को चेक किया और HCF को चेक किया कि LCM का वो फैक्टर है या नहीं है। अगर HCF LCM का फैक्टर हुआ तो वो दोनों LCM और HCF क्या होंगे, किसी दो नंबर के LCM और HCF होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इसका आंसर यही हुआ कि ये किसी भी दो नंबर के HCF और LCM नहीं है। आई बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपका यहाँ पे है 2017 में पूछा गया है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 bells toll at interval of 9, 12 and 15 minutes respectively. If they start tolling together after what time will they next toll together? Mean 3 bells हैं जो कि एक साथ बेल होती है, टॉल्स होती है 9, 12 एंड 15 मिनट पे। ठीक है, इंटरवल है, मतलब एक बेल 9 मिनट के बाद फिर से टॉल करेगी, सेकेंड बेल आफ्टर 12 मिनट एंड थर्ड बेल आफ्टर 15 मिनट क्या करेगी, वो टॉल करती है। क्लियर है? तो आपसे अब देख सकते हैं तीनों का जो इंटरवल सेम नहीं है। एक बेल जो है ईच 9 मिनट पे टॉल करेगी, सेकेंड बेल ईच 12 मिनट पे टॉल करेगी और थर्ड बेल क्या होती है कि ईच 15 मिनट के इंटरवल पे टॉल करती है। क्लियर है? सपोज अभी 2 बज रहे हैं, राइट? तो 2 बजे टॉल करेगी फर्स्ट वाली, आफ्टर 9 मिनट में 2 आवर्स 9 मिनट पे फिर दोबारा टॉल कर जाएगी। क्लियर है? आफ्टर 9 मिनट्स व्हाट 2 आवर्स 18 मिनट पे फिर से वो टॉल करेगी, राइट? ये तो आपका हो गया फर्स्ट बेल के लिए। सेकेंड बेल की बात करते हैं, सपोज वो 2 पे स्टार्ट हुई है तो 2:12 पे फिर से टॉल करेगी और 2:24 पे फिर से अगेन टॉल करेगी, राइट? 12 मिनट के इंटरवल पे। थर्ड बेल सपोज वो 2 o'clock पे स्टार्ट होती है तो 2:15 पे वो टॉल करेगी, देन आफ्टर 2:30 पे होगा, देन आफ्टर 2:45 पे होगा, राइट? मतलब 15 मिनट के इंटरवल पे थर्ड बेल आपका क्या टॉल होती है, राइट? अब बात आती है कि इन तीनों बेल्स को एक साथ टॉल होती हैं। क्लियर है? ये पूछा गया नेक्स्ट कितने मिनट बाद, सपोज 2 बजे तीनों जो बेल्स है वो टॉल करती हैं, तो कितने बजे आई मीन टू कितने मिनट के बाद ये तीनों बेल्स फिर से टॉल करेंगी एक साथ। आई बात में? तीनों बेल्स कब टॉल करती हैं एक साथ। तो ऐसा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका एलसीएम फाइंड करते हैं, राइट? क्या फाइंड करेंगे हम लोग? एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करेंगे 9, 12 और 15 का। तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं। 9 को हम लिखते हैं क्या 3 × 3। नेक्स्ट आपका 12 2 × 3। नेक्स्ट आपका 15 मिनट 3 × 5। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं आप लोग, जो कॉमन होता है उसको 1 टाइम, बाकी रिमेनिंग को भी हम लेके मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? अब देख सकते हैं यहाँ पे 3 1 टाइम एंड 3 1 टाइम, सब में 1 टाइम है तो आपने 3 को ले लिया जो कि कॉमन है तीनों में। यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे कहीं पे 3 और नहीं है, इसको भी ले लेंगे आप। 2 टाइम्स है, कहीं और नहीं है, इनको भी ले लेंगे आप। इसके बाद ये 5 1 टाइम है जो कि और कहीं नहीं है, इसको भी लेके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है? 3 3 9 9 2 18 18 2 36 एंड 36 मल्टीप्लाई 5। फिर से चेक कर दिया, 3 3 9 9 2 18 18 2 36। क्लियर? 36 में हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30। ठीक है? अभी 5 से 15 15 3 80 180 means after 180 minutes all 3 bells will toll together। क्लियर है? अब ऐसा क्वेश्चन आपको कैसे पूछता है, कभी ये पूछता है सपोज तीन बेल्स जो है साथ में एट 10 AM रिंग करती हैं या टॉस होती हैं, कितने पे 10 AM पे। उनका इंटरवल दे दिया आपको 9 12 एंड 15 मिनट रिस्पेक्टिवली। सो एट व्हाट टाइम दे विल टॉस टुगेदर अगेन। तो क्या किया आपने, 18 मिनट आपका आ गया यहाँ पे, 18 मिनट को क्या करेंगे आप आवर्स में चेंज करेंगे। 180 में आपने क्या किया 60 से डिवाइड कर दिया, राइट? ये आपका आ गया 3 आवर्स। अब 10 में आपने 3 ऐड कर दिया, तो जब 10 में 3 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 30।
क्लियर। और 13 को हम बोलते हैं 1 PM। 13 o'clock को हम क्या बोलते हैं 1 PM। तो 1 PM पे ये तीन बेल्स क्या करेंगे, एक साथ फिर से टॉर होती हैं। आई बात समझ में? ये है क्वेश्चन करने का तरीका। जब ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये पूछा हुआ है 2013 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, राइट। इसको आप प्रोसेस से देख लीजिए, समझ लीजिए, कॉपी कर लीजिए। हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 containers contains 850 liters and 680 liters of petrol. Find the maximum capacity of a container which can measure the petrol of each tanker in the exact number of times. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि जब आपसे लिस्ट बात करता है तो आप क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, राइट। मिनिमम की बात करेगा तो एलसीएम फाइंड करेंगे, और जब मैक्सिमम की बात करेगा तो क्या फाइंड करेंगे आप लोग, एचसीएफ फाइंड करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन समझ लीजिए। पहले दो कंटेन है, टैंकर्स हैं, एक की कैपेसिटी है 850 लीटर और दूसरे की कैपेसिटी कितनी आपके 680 लीटर। मतलब एक कंटेनर, एक टैंकर में आपका 850 लीटर पेट्रोल आ सकता है और सेकंड में 680 लीटर पेट्रोल आ सकता है। अब आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, मींस वो कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी जिसका यूज करके हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में दोनों टैंकर के अंदर जो पेट्रोल है उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो नो डाउट जो कंटेनर होगा जिसे आपको पेट्रोल को मेजर करना है वो क्या होगा, टैंकर का जो कैपेसिटी है उससे क्या होगा, आपका छोटा ही होगा। बात सुना रही है? मींस जो टैंक है आपका, टैंकर की जो कैपेसिटी होगी और कंटेनर की जो कैपेसिटी होगी उसमें ये होगा कि जो कंटेनर कैपेसिटी होगी वो टैंकर की कैपेसिटी से क्या होगी, कम होगी। जब कम की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करेंगे। आई बात समझ में? यहाँ पे आपसे बोला था मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, तो आप क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, एचसीएफ फाइंड करेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, पहले 850 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, देन 680 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे, देन हम क्या करते हैं वहां पे एचसीएफ फाइंड करते हैं, राइट। तो यहां से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये भी बोर्ड एग्जाम आपका 2012 में पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। क्लियर है? इसको देखते हैं आप लोग। तो पहले आपका आता है 850 का प्राइम फैक्टराइज हम करेंगे। क्लियर है? प्राइम फैक्टराइज करते हैं हम लोग 850, 0 है, नो डाउट आपका 2 से डिवाइड होगा ये। 2 4 जा 8, 2 2 जा 5, 2 5 जा 10। क्लियर? अब बात करते हैं ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, अगेन 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, देन 17 1 जा 17, राइट। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70। क्लियर? सेम लाइक हम लोग करते हैं 680 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 680 ये 0 आपका है, नो डाउट 0 अगर आपका आता है तो वो 5 से भी और 2 से भी डिवाइड होगा। तो हम पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 0 अगेन 0, 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 0 अगेन 0। क्लियर? देन फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, क्या गया आपका 5 आ गया, तो 5 से डिवाइड होगा ये। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, then 17 is a prime number, so it is divisible by prime number, so 17, right? So this is the prime factorization to how much time, 3 times, then 5, then 17, right? एचसीएफ की बात करते हैं तो आपको बताया गया कि जो क्या होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में मैक्सिमम टाइम कॉमन है। ठीक, देख सकते हैं यहाँ पे 2 1 टाइम, बाकी यहाँ पे 2 तो 2 टाइम्स है बट ऊपर नहीं है, राइट। 5 1 टाइम कॉमन बिकॉज हियर इज 2 टाइम बट हियर इज ओनली once, so this 5 will be common. Next 17, this is 1 time only, so this is 17.
So 2 5 are 10. 10 multiplied 17 is 170. So this is the capacity of the container which can measure the petrol of both tanker in exact number of times. क्लियर है? ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे समझ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आते हैं ऐसे क्वेश्चन। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोग डाउनलोड करेंगे, बुक्स में मिल जाएंगे आपको, वहां से सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बन लेंगे। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी मैक्सिमम की बात करेगा तो आप याद रखिएगा एचसीएफ फाइंड करना है, और लोवेस्ट की बात करता है, मिनिमम की बात करता है तो वहां पर क्या करना है, आपको एलसीएम फाइंड करना है। आई बात समझ में? तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। इसका हम नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो कि बोर्ड एग्जाम 2012 में पूछा गया है। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसको लेकर के कि हम लोग किसी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे। ठीक, इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा और इससे ही रिलेटेड आप √3, √7, √2 का प्रैक्टिस कर लेंगे। सेम जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा वैसे आप लोग क्या करेंगे कि √3, √2, √7 को आप इरेशनल प्रूफ करेंगे, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आपके आते हैं तो √2, √3, √5 और √7 के ही क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको प्रूफ करना होता है कि ये क्या आपका इरेशनल नंबर है। ठीक, इसके बाद बात आती है कि 3 + √5 इज ऑल्सो इरेशनल। ये भी आपको प्रूफ करने के लिए आ जाता है, तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। इसको आप लोग देख लीजिए, और ये क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। सबको पता है कि √5 क्या है, इरेशनल है। क्लियर है? ये आपको मालूम है कि √5 क्या आपका इरेशनल नंबर है, बट आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि वो इरेशनल है तो आपको एक बार लेट करना पड़ेगा। वो इरेशनल नहीं है, क्या वो रेशनल है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेट या assume that what √5 is a rational number। क्लियर? √5 क्या आपका है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ना कि इरेशनल है। आपने लेट कर दिया। ठीक, अगर वो रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, और रेशनल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो P/Q के फॉर्म में या फिर A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है? तो हम यहां बोल सकते हैं √5 इज अ रेशनल नंबर, देन व्हाट √5 कैन बी रिटन एज A/B। आप इसको A/B या P/Q भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहां लिख दिया A/B। अब ये A और B क्या है आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि A और B आपको दिया नहीं था, आपने अज्यूम किया हुआ है। यहां पर लिखेंगे where A and B are co-prime number, co-prime number। अब बात आती है को-प्राइम नंबर क्या होता है। क्लियर? बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर ने बता दिया को-प्राइम नंबर होता है, बट को-प्राइम नंबर है क्या चीज। तो मैं आपको बता दूं, को-प्राइम नंबर आप दो नंबर के बीच की बात करते हैं, अगर दो नंबर के बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। क्लियर है? दो नंबर है और दोनों नंबर के जो फैक्टर्स हैं उसमें कोई फैक्टर आपका कॉमन नहीं है अदर देन 1 को छोड़ के, तो उसको हम बोलते हैं को-प्राइम नंबर। एग्जांपल 2 and 3, 2 और 3, 2 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम 1 × 2, 3 को आप लिख सकते हैं 1 × 3। इसमें कॉमन कोई नहीं है, बस 1 को छोड़ के। आएगा समझ में? हम बात करते हैं 5 और 7, तो 5 का अगर प्राइम फैक्टराइज करें तो 1 × 5, 7 का 1 × 7। इसमें भी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 1 कॉमन है और कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो 5, 7 क्या आपका है, प्राइम को-प्राइम नंबर है। यहाँ पे 2 और 3 क्या आपका है, प्राइम नंबर है। आएगा समझ में? को-प्राइम नंबर है। क्लियर है? आएगा समझ में? मतलब दूसरे लैंग्वेज में ये कह लीजिए, कोई फ्रैक्शन अगर आपका दिया हो उस फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म। एग्जांपल 3/6, आप इसको छोटा कर लीजिए, 3 1 3 2 6, 1/2। ये जो 1 और 2 है ये क्या आपका को-प्राइम है। आएगा समझ में?
5/15, 5 1 या 5, 5 3 या 15, जो 1/3 है ये 1 और 3 क्या आपके हैं कोप्राइम। क्लियर। 6/9, 3 2 या 6, 3 3 या 9, क्या आ गया आपका 2/3, जो 2 और 3 है ये नंबर क्या आपके हैं कोप्राइम हो गए। आई प्रश्न है, मतलब इनके बीच में भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। क्लियर हो गया। तो कोप्राइम नंबर क्या हुआ, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इज कॉल्ड द कोप्राइम नंबर। क्लियर है। दो नंबर की हम बात करेंगे कोप्राइम के लिए, उसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 को छोड़ के। क्लियर है। इसको बोलते हैं कोप्राइम नंबर। क्लियर है। तो ए और बी आपके क्या है कोप्राइम नंबर है, मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये आपने लिख दिया कोप्राइम नंबर। आई बात समझ में। चलिए अगर ये कोप्राइम नंबर है तो ये √5, रूट को हमें हटाने के लिए क्या करते हैं दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं। हम लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको आप √1 ले लीजिए। क्लियर है। जब दोनों साइड पर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट आपका हटेगा यहां से, 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। क्लियर है। इसको आप सेकंड लिख लीजिए। आई बात समझ। अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 5 की मल्टीपल है। बात समझ आ रही है। a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 5 का क्या है आपका मल्टीपल है। 5b स्क्वायर, 5b स्क्वायर में 5 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो क्या आपका a स्क्वायर के बराबर हो रहा है, मतलब ये कह सकते हैं कि a स्क्वायर जो है 5 का मल्टीपल है। यहाँ पे लिखेंगे इट शोज दैट a स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5। क्लियर है। अब बात करते हैं कोई स्क्वायर नंबर अगर किसी पर्टिकुलर नंबर का मल्टीपल है तो उसका स्क्वायर रूट भी उसी नंबर का मल्टीपल होगा। एग्जांपल देखते हैं 16, क्या 16 2 का मल्टीपल है भाई। 16 जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। क्लियर। 16 का स्क्वायर रूट क्या आपका आएगा 4, तो क्या 4 2 का मल्टीपल नहीं है, यस है। क्लियर। एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे सपोज 36 3 का मल्टीपल है। क्लियर है। 36 क्या आपका है 3 का मल्टीपल है। अब 36 का जब स्क्वायर रूट आप लेंगे तो कितना आपका आएगा 6, तो क्या 6 3 का मल्टीपल नहीं है, एग्जैक्टली है। आई बात समझ में। तो मतलब कोई स्क्वायर नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर का मल्टीपल है तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा उसी पर्टिकुलर नंबर का क्या होगा मल्टीपल होगा। आई बात समझ में। तो यहां से आप कह सकते हैं कि इट शोज दैट a स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5। सो a स्क्वायर अगर 5 का मल्टीपल है तो आप यहां पे ये कह सकते हैं सो a इज also multiple of 5। यहां पर समझ आ गया। a स्क्वायर जैसे आपने बोला ना 16 को हम लोग क्या बोल सकते हैं 4 स्क्वायर, 36 को हम लोग क्या बोल सकते हैं 6 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, देन 4 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 2। a स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5, देन a is also multiple of 5। Clear? a is also multiple of 5। So हम यहां से क्या बोल सकते हैं so a is equal to 5c is what a क्या आपका 5 का मल्टीपल है। अब c कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5। ठीक है। c क्या आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है। आई बात समझ में। a क्या आपका 5 का मल्टीपल है। अब a की वैल्यू लाते हैं हम लोग पुट करते हैं 2 में बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। सो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 5c होल स्क्वायर, जहां पे a है आपने क्या पुट कर दिया 5c। यहां से आपको आ जाता है 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 से डिवाइड कर दिया आपने
So b square is equal to 5c square. This is third. Clear? अब यहां से क्या बोल सकते हैं हम? b square is equal to 5c square. So b square is multiple of 5. b square is multiple of 5. So b will also multiple of 5. So b will also be multiple of 5. क्लियर है? आपने यहां बोला a भी 5 का मल्टीपल है और यहां पे आपने बोला b भी 5 का मल्टीपल है, बट आपने ऊपर क्या बोला था? a एंड b क्या हैं? को प्राइम, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और आपने यहाँ पे दिखा दिया कि a और b के बीच में क्या है? 5 कॉमन फैक्टर है। आई बात समझ में? आपने पहले बोला कि a क्या 5 का मल्टीपल है, फिर आप यहाँ पे शो कर रहे हो कि b भी क्या आपका 5 का मल्टीपल है। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? सो यहाँ लिखते इट शोज दैट a and b both are multiple of 5, but a and b are co-prime number. So our assumption is wrong. हमने जो assume किया था वो हमने क्या wrong assume किया था? क्या assume किया था कि √5 is a rational number, therefore √5 will be irrational number. ये स्टेटमेंट आपने यहाँ लिखना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि इस पे आपकी मार्किंग होती है। यानी it shows that a and b both are the multiple of 5, but a and b are the co-prime number according to our assumption. Clear? So our assumption is wrong. √5 is an irrational number. Clear हो गया? ये आपने शो कर दिया कि √5 क्या आपका एक irrational number है। आप आगे क्वेश्चन में √5 क्या आपका एक irrational number है, आपने ये भी शो कर दिया। क्लियर है? अब बात करते हैं, आपको ये बताना है कि 3 + √5 क्या आपका है? irrational number है। इसको आप लोग देख लीजिए, कैसे कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपको ये भी बताना है कि √5 3 + √5 क्या आपका irrational नंबर है। तो लिखेंगे यहाँ पे 3 + √5 will be irrational number. Why? Because 3 is rational number and √5 is an irrational, and summation of rational number with irrational number is always be irrational number. आई बात समझ में? 3 क्या आपका रेशनल नंबर है और √5 क्या आपका irrational नंबर है, तो सम ऑफ रेशनल एंड irrational will be the irrational number. तो ये आपका यहाँ पे प्रूफ होता है कि √5 आपका irrational नंबर है और 3 + √5 भी क्या आपका है irrational नंबर है। आई बात समझ में? इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्लियर है? और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले की जो वीडियो उसका लिंक आपको शेयर किया जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिल पाए। चलिए इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।